हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का जो है अध्याय 5 जो है जय प्रक्रम। इसमें आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले इसका डायग्राम को देखते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये जो है ये है नशा द्वार। ये क्या है? नशा द्वार। ठीक है। और हम लोग जो श्वास लेते हैं यहीं से अंदर जाता है। आपको बता दें, मानव श्वसन तंत्र के मुख्य जो अंग होते हैं वो होता है नशा द्वार होता है। उसके बाद जो है श्वास नली होता है। उसके बाद क्या होता है आपको बता दें, श्वसनी होता है। क्या होता है? श्वसनी। ठीक है। और क्या होता है? फुफ्फुस होता है। क्या होता है? फुफ्फुस होता है कि नहीं? और क्या होता है? डायफ्राम होता है। ये सभी जो है सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसको सुचारू ढंग से चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। ये मुख गुहा होता है। ठीक है। होता है ग्रासनी, है ना, ग्रासनली होता है ना। उसका ये कंठ है ना। उसके बाद ये होता है उपाशित की वलय, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो श्वास नली होता है ना उसके ऊपर ये जो आप रिंग देख रहे हो, ये जो रिंग देख रहे हो ना, ऐसे से रिंग जो बना हुआ है इसे हम उपाशित की वलय कहते हैं। ये क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो श्वास नली को निपतित होने से, पिचकने से ये रोकने का काम करता है ना। अगर ये निपतित हो जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। श्वसन तंत्र जो ये चल रही है ना, सांस लेना, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया जो चलती है ये रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी और इंसान की मृत्यु हो जाएगी, है ना। और ये होता है पसली। ये क्या होता है? पसलियाँ हैं। ठीक है। ये जो है सतह उपलब्ध कराती है, ये फैलती है, सिकुड़ती है और बाहरी आघात से जो है सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन? ये पसलियाँ। ठीक है। ये देख रहे हो आप कुपिकाएँ हैं। ये कुपिकाएँ का ये बहुत बड़ा डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। ये जो होता है ये ग्रेप्स की तरह होता है, अंगूर की झवै की तरह, ऐसे इस प्रकार की इसकी संरचनाएं होती है। ठीक है। ये कुपिकाएँ होती है। अप्रॉक्स में 30 करोड़ कुपिकाएँ एक इंसान के लंग्स के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे रुधिर जो है ना वाहिकाएं आकर के जुड़ती है और यहाँ पर जो है गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का सतह स्थान जो है ये है। ठीक है। ये सारे प्रक्रिया जो है आप यहाँ देख रहे हो, ये श्वसन श्वसनिकाएँ हैं। ठीक है। ये जो आप छोटी छोटी ये जो श्वसनी होता है ना, ये आगे जाकर के श्वसनिकाओं में, ये देखिए ये है श्वास नली जो आगे बढ़ती है, दो क्या विभाजित हो जाता है? श्वसनी में विभाजित हो जाता है और श्वसनी आगे जाकर के श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो है श्वसन तंत्र की डायग्राम को जो है आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। तो आइए आगे हम लोग जो बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है उसको अच्छे से समझते हैं। अभी हम लोगों ने चित्र 6.9 में देखा था मनुष्य में श्वसन तंत्र की जो है ये जो डायग्राम को हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पे ये क्या लिखा गया है? वायु शरीर के अंदर नसा द्वार द्वारा क्या होती है? जाती है ना। नसा द्वार का अभी हमने फिगर दिखाया था। नसा द्वार द्वारा, है ना, जाने वाली जो वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की, है ना, क्या होती है? परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपाशित की वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। इतनी सारी बातें जो है अभी हमने देखा। आपको बता दें, ठीक है, कि जब हम श्वास लेते हैं आपको मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग जो होते हैं नाक, नसाद्वार, श्वास नली, श्वसनी, फुफ्फुस और डायफ्राम होता है। मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नसाद्वार से जाती है। नाक में उपस्थित क्या होता है? महीन बाल होता है, वो श्लेष्मा होता है। वायु के साथ अंदर जाने वाली जो वायुमंडल में अशुद्धियां जो होती है, जैसे कि उसमें क्या होता है? मिट्टी की कण होंगी, है ना, जीवाणु होगा, है ना, हानिकारक जो कि हमारे लंग्स को डैमेज कर सकता है। ये सारे को क्या करता है? म्यूकस जो होता है जिसे श्लेष्मा कहते हैं, ये जो आप श्लेष्मा देख रहे हो, ये श्लेष्मा क्या करता है? ये चिपचिपा होता है। ठीक है। ये चिपका लेता है और क्या करता है? वायु के साथ जो है ये सारी जो अशुद्धियां होती है इसको नसा द्वार में ही रोक देता है। ठीक है, ताकि ये अंदर प्रवेश न करे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है ना। तो यहाँ देखिए ये जो श्वास नली है ना, जो कि श्वसनी में जो है विभाजित हो गया,
श्वसनी आगे जा करके श्वसनिकाओं में विभाजित हो जा रही है ना। श्वसनिकाएं जो है आप देखिए जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है। ये देख लो ना ये जो है जिसे ये जो गुब्बारे जैसी संरचना देख रहे हैं जिसे हम लोग कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका, है ना। ये जो श्वसनिका है, श्वसनिका के लास्ट में ये होता है ना। किसके लास्ट में होता है? श्वसनिका के लास्ट में होता है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें ये जो होता है ना 30 करोड़ कूपिकाएं होती है। अगर यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र क्या करेगा? ये ढक लेगा। इतनी बड़ी संख्याएं इसकी होती है, समझे ना। तो जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है। कूपिका क्या करती है? एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। जिससे गैसों का विनिमय क्या हो सकता है? इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। ये आप देख रहे हो ना ये सारे रुधिर वाहिकाएं हैं। इसके बहुत सारे जो है जाल होता है ना। बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं आपस में जुड़े होते हैं जिससे कि क्या होता है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है मान के चलिए जो हमारे बॉडी से कोशिकाओं से क्या होता है विऑक्सीजनित रुधिर जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता CO2 घुला रहता है, ठीक है, वो आता है इसके सतह पर। और यहाँ पर क्या होता है वायुमंडल से जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसमें CO2 ज़्यादा होता है क्योंकि कोशिकाओं के स्तर पर जो है ग्लूकोज का विखंडन होता है जिसमें क्या होता है CO2 का निर्माण और वो CO2 जो है ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे लंग्स में कूपिकाओं के सतह पर आती है, स्तर पे आती है। फिर वहाँ पे क्या होता है गैसों का विनिमय होता है और फिर ऑक्सीजन को लेकर के ये जो आप रेड जो रुधिर वाहिकाएं देख रहे हैं है ना, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये क्या है विऑक्सीजनित ब्लड को ला रहा है। ये जो है ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है ना। तो इस प्रकार जो है गैसों का विनिमय होता है और बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं आके जुड़ी रहती है। जैसे हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पसलियां क्या होती है? ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। हमारा डायफ्राम क्या होता है? चपटा हो जाता है, ठीक है। जब हम श्वास को भरते हैं तो क्या होता है? ये जो आप डायफ्राम देख रहे हो ना ये क्या होता है? ये जो है ना ये डायफ्राम है, डायफ्राम ये क्या होता है? चपटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर ये ऐसे इस प्रकार से हो जाता है, फैलता है ना। और देखिए यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। इस प्रकार वायु क्या होता है? फुफ्फुस के अंदर क्या होती है? चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए जाता है। और क्या होता है आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रुधिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए जाता है। जब इसके परिणाम स्वरूप वक्ष क्या होता है? गुहिका क्या होता है? बड़ी होती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। और क्या होता है रुधिर में जो है जो हमारे सेल स्तर पर जो CO2 का निर्माण हुआ है कोशिका स्तर पर, फिर वो ब्लड के माध्यम से रुधिर के माध्यम से हमारे कहाँ पहुँचता है? कूपिकाओं के पास पहुँचता है और यहाँ से जो है फिर CO2 जो है कूपिकाओं में जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है कूपिकाओं से किस में आता है? रुधिर वाहिकाओं में आके ब्लड में जो है आके जुड़ जाता है। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन से चिपका लेता है और फिर है ना हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है जो कि आगे हम अभी पढ़ने ही वाले हैं। तो कूपिकाओं का रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है फुफ्फुस सौदेव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। अब फुफ्फुस सौदेव क्या करते हैं? वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे वायु को निकाल दिया जाता है, ठीक है, कुछ वायु उसके अंदर होता है। फुफ्फुस के अंदर क्या होता है कि नहीं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। अगर आप सांस छोड़ते हैं तो पूरा सांस नहीं छूटती है, कुछ वायु जो है हमारे फुफ्फुस के अंदर होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे 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 जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विचरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। जैसे से मान के चलिए हमारे शरीर का आकार बढ़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर जो मूवमेंट है, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, उसके लिए क्या है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए हमें, तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो विचरण द्वारा जो है ये पूर्ति करना अपर्याप्त हो सकता है, इसीलिए उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं। और आपको बता दें, जिनमें ऑक्सीजन की कमी है, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। आपको बता दें, उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं। और हमारे सेल में जहां पर भी ऊतकों में, कोशिकाओं में ऑक्सीजन कमी होती है तो वहां क्या करता है, श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर पहुंचाता है ना। और आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी जो है कि नहीं, वहाँ को क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँचेगा। और मानव श्वसन में जो है ना, मानव में श्वसन में वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसको याद रखेंगे, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, बहुत अच्छा ये मित्र होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन को कुपिकाओं के स्तर पर जब हमारे बॉडी से CO2 गैस को लेकर के ब्लड जाता है तो हमारे रुधिर में लाल रुधिर कणिका उपस्थित होती है। क्या होती है, लाल रुधिर कणिका। और ये जो लाल रुधिर कणिका होती है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स है, लंग्स में जो है कुपिकाओं के सतह पर जो रुधिर वाहिकाओं का जाल है ना, वहाँ पे जो गैसों का विनिमय होता है, उस विनिमय के दौरान CO2 कुपिकाओं में जाता है और कुपिकाओं में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है उसको रुधिर वाहिकाएं जो है उसमें उपस्थित लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसको ऑक्सीजन को जोड़ करके फिर क्या करता है, उन ऊतकों तक पहुंचाता है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। अभी मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जल में अधिक विलेय है, तो इसको ले जाने में बहुत ही आसान होता है। हमारे कोशिकाओं स्तर पर जब श्वसन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो जब CO2 का निर्माण होता है तो वहाँ पर जो है कोई वर्णक की जरूरत नहीं होती है, वो ब्लड में घुल जाता है और आसानी से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये क्या चला जाता है, फुफ्फुस में चला जाता है। और फुफ्फुस में फिर कुपिकाओं से होते हुए हमारे जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर चला जाता है ना। तो ये ब्लड में घुलनशील होता है, घुल के आता है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है, ठीक है। इसलिए इसका परिवहन क्या होता है, विलेय अवस्था में होता है। यहाँ पे एक छोटा सा जो है बॉक्स बना करके दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ना, 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। सारे कुपिकाओं को गुब्बारा की तरह से संरचना उसको फैला देंगे तो कितना मीटर क्षेत्र ढक लेगा, 80 वर्ग मीटर जो है क्षेत्र ढक लेगा। यानी एक इंसान के लंग्स के अंदर 30 करोड़ के आसपास क्या होती है, कुपिकाएं होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है कि नहीं? अगर हमारे बॉडी के अंदर विसरण के द्वारा, है ना, प्राशरण के द्वारा, विसरण के द्वारा अगर ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा तो हमारे मान के चलिए सर से जो ऑक्सीजन की जो है, मान के चलिए सर का कोशिकाएं हैं ऊतक होगा, फिर गर्दन का होगा, फिर हार्ट का होगा, सीना का होगा, इससे होते 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 पाँव के अंगूठे तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? 3 वर्ष। क्या हम जिंदा रह सकते हैं? क्योंकि हमारा जो बॉडी बना हुआ है ये जटिल संरचनाएं हैं, है ना। हम दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, है ना, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो क्या होता है, इसको अत्यधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है
है ना। तो यहाँ पर ये अपर्याप्त होता है, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो इस काम को आसान कर देता है। इसके लिए एक श्वसन तंत्र होता है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ से इसका डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से डायग्राम भी जो है 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो शायद आप इस पॉइंट को, इस ये जो श्वसन तंत्र है इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपने समझ लिया है तो प्लीज़ बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।